वेलकम फ्रेंड्स ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मर। सो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट्स बच गए थे उनके कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहूँगी कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कवर किया था। लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने माउथ, बकोफेरेंजियल कैविटी, टंग, टीथ, salivary glands, disorder, ducts related to the salivary glands, function of saliva, disorders of saliva को कवर कर लिया था। अब हम लोगों को कवर क्या करना है, इसोफेजस, स्टमक और भी कुछ पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से इस वीडियो के लेक्चर को नहीं अंडरस्टैंड किया, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ यहाँ विज़िट करने से पहले आप लोग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग से विज़िट करके आइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसोफेजस। इसोफेगस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सपोज़ आपके गार्डन में वेजिटेबल्स आप लोगों ने कल्टीवेट किया है, उसको पानी देना है। पानी देने के लिए अगर वहाँ टैप नहीं है, टैप कहीं दूर है, तो आप लोग पानी को कैसे लाइएगा, थ्रू द पाइप। वही उस पाइप का नाम ही इसोफेगस है, लेकिन वो वेजिटेबल कल्टीवेशन आपके गार्डन में नहीं, हमारे बॉडी में किया गया है। और उस फूड को माउथ से स्टमक में लाने के लिए एक पाइप का यूज़ होता है। दैट पाइप इज़ नोन एज द इसोफेगस। इसको सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसोफेगस ये एक लॉन्ग, नैरो, मस्कुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। फेरिंग्स क्या होता है और स्टमक क्या होता है, देखिए इस डायग्राम से समझिए। इस डायग्राम में फेरिंग्स देखिए इस पार्ट को कहते हैं और स्टमक देखिए इस पार्ट को कहते हैं। यहाँ फेरिंग से स्टमक में फूड को जाने के लिए फूड को एक पाइप की ज़रूरत होती है और वो पाइप क्या है, दैट पाइप इज़ नोन एज इसोफेगस। ये इस इसोफेगस को देखिए फेरिंग से लेके फूड को लेके कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे इस फूड को लेके जाता है हमारे स्टमक में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसोफेगस में सेकंड पॉइंट जो आता है वो है पेरिस्टालिसिस। जो भी लोग बायोलॉजी से बिलोंग करते होंगे उनको इसोफेगस के बारे में और पेरिस्टालिसिस के बारे में ज़रूर ही पता होगा। पेरिस्टालिसिस मतलब एक रिदमिक मूवमेंट होता है हमारे इसोफेगस का। ये देखिए यहाँ से समझिए, जब भी फूड यहाँ आता है तो ये इसोफेगस क्या करता है, ये दिखने में सीधा लग रहा है कि इस पाइप में सीधा खाना चला जा रहा होगा हमारे स्टमक में, बट ऐसा नहीं है। ये इस फूड को आने के बाद ये ग्लूटेशन जरा का कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारा इसोफेगस और उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इसोफेगस पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू फूड को हमारे स्टमक में लेके आता है। ठीक है। सो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ होता है, वो होता है इनसाइड द इसोफेगस। नेक्स्ट देखिए स्फिंक्टर ऑफ इसोफेगस। यहाँ तो समझ में आ गया कि फूड को इसोफेगस लेके आ रहा है। तो अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर फूड को इसोफेगस हमारे माउथ से लेके आ रहा है तो हो तो सकता है ना कि वापस से फूड कहाँ चला जाए, हमारे माउथ में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर इसोफेगस स्टमक में लेके जा रहा है तो ये भी तो हो सकता है ना कि फूड स्टमक से वापस से इसोफेगस में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द स्फिंक्टर ऑफ इसोफेगस। स्फिंक्टर क्या होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो स्फिंक्टर का मतलब होता है ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को वापस से रिटर्न और बैक फ्लो नहीं होने देता है। ये समझिए अगर हम लोग इसोफेगस के स्फिंक्टर की बात करें तो दो टाइप्स के होंगे, एक अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर और एक होता है हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे फूड को लेके
जैसे इसोफेगस अपने पास लाता है तो यहाँ पे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो फूड को एक गार्ड करता है, एक गार्डिंग करता है कि तुमको यहाँ जाना है, वापस से ऊपर नहीं जाना है। तो ये फ्लैप लाइक जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वापस से फूड को ऊपर नहीं माउथ में जाने देता है, ये फूड को नीचे लेके आता है। ठीक है, यहाँ देखिए फेरिंग्स है, इस यहाँ देखिए ये फूड को हम खा रहे हैं, ये फूड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इसको गार्ड किया, वापस से रिटर्न नहीं करने दिया और ये फूड को वापस यहाँ पे नीचे में लेके आ रहा है। अब नीचे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या हो गया, नीचे आ रहा है, यहाँ पे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, फोर्थ में हमारा इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही स्टमक में जाने वाला होगा तो फूड को मूवमेंट करने के लिए ये एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इसको क्या गार्डिंग करेगा कि तुमको यहाँ स्टमक में जाना है, स्टमक से वापस मूव करके हमारे इसोफेगस में नहीं जाना है। तो यही काम किसका था, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का था। ठीक है, ये भी एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टमक। स्टमक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वी नो ऑलरेडी। स्टमक जे शेप्ड होता है, जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये वाइडेस्ट ऑर्गन इसको कह सकते हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स में विड्थ होता है, लॉन्ग होता है, बट इससे ज़्यादा विड्थ किसी भी ऑर्गन का नहीं होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यहाँ नहीं भी देखें तो इस डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा इसोफेगस है, तो इसके लेफ्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है। सो स्टमक इज प्रेजेंट ऑब्लिक्वली बिहाइंड द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, इसी में मैं शो इसलिए कर दी थी क्योंकि मुझे पता था आगे ये आएगा ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जनरली हमारे लंग्स के नीचे में होता है, मतलब यहाँ पे हमारे लंग्स हो सकते हैं और यहाँ पे डायाफ्राम होगा। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टमक? Stomach is J-shaped widest part which is present obliquely behind the diaphragm। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के जनरली 3 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट इज द कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक। कार्डियक मीन्स ये जो फर्स्ट पोर्शन, जैसे ही इसोफेगस हमारे स्टमक में घुसेगा, जो फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज द कार्डियक पोर्शन। दिस वन इज द कार्डियक रीजन, ये हमारा कार्डियक रीजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा फंडिक। फंडिक रीजन देखिए, ये फूड ऐसे नहीं आ रहा है, फूड पूरी तरह से यहाँ होने के बाद ही आ रहा है। तो जब यहाँ पे जाएगा दैट रीजन इज नोन एज अ फंडिक रीजन। और लास्ट वन इज द पाइलोरिक। ये फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन, मतलब ये पाइलोरिक कहाँ रहेगा, ये लास्ट रीजन में रहेगा। यहाँ देखिए मैं इंडिकेट की हूँ, दिस वन इज आवर पाइलोरिक रीजन। ये हो गया हमारा फंडिक, ये हमारा कार्डियक, ये हमारा फंडिक, और दिस वन इज आवर पाइलोरिक रीजन। अब देखिए यहाँ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक और बात जो समझने वाली है वो है रुगे। यहाँ देखिए कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूदने हैं, वो कैसे हमारे स्टमक को पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, ड्यू टू दिस रुगे। रुगे ये एक रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, जहाँ जैसे ही खाने की और फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उस कॉन्ट्रैक्शन होने से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ हमारे स्टमक में पेन होने लगता है, जिससे पता चलता है कि हाँ हमें भूख लगी है। सो यही इस रुगे का फंक्शन होगा। नेक्स्ट होगा हमारा स्फिंक्टर के बाद जो हम लोगों ने पहले ही कर चुका है, अपर एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हम लोग अगर ये सोचें कि ठीक है स्फिंक्टर सिर्फ इसोफेगस में ही तो प्रेजेंट नहीं होगा, फूड को एट लास्ट कहाँ जाना है, हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे एक्सक्रीशन होना है ना। तो फूड को स्टमक से बाहर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो जाना होगा।
तो हो सकता है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। दैट स्फिंक्टर इज नोन एज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा लास्ट पोर्शन क्या था? पाइलोरिक रीजन। सो दिस स्फिंक्टर इज नोन एज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, अब है हमारा सिक्रेटरी फंक्शंस, यानी कौन कौन से और किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, जो कि बहुत सारे इंजाइम्स और अदर सिक्रेशन करते हैं। जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे उन्हें इतना तो पता ही होगा कि स्टमक में सेल्स क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इंजाइम्स का सिक्रेशन और भी अदर टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस करते हैं। अब हम लोग उसी सेल्स और वो सेल्स के किए जाने वाले सिक्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा चीफ सेल्स। चीफ सेल्स को हम लोग पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। पी से पेप्टिक सेल्स हुआ और पी से ही इसका फंक्शन होगा, दैट इज पेप्सिनोजेन। ये चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है। पेप्सिनोजेन क्या होता है कि देखिए, मैं बगल में इसका फंक्शन में लिख दी हूँ। पेप्सिनोजेन का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए पेप्सिनोजेन क्या होता है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। आगे हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर इतना ही समझिए कि चीफ सेल और पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है और वो पेप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये पेप्सिनोजेन जो कि प्रोपेप्सिन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। प्रोपेप्सिन को जैसे ही HCl मिलेगा वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब थोड़े से स्मॉल अमाउंट में चीफ सेल और पेप्टिक सेल रेनिन का भी सिक्रेशन करेगा। एक बात ध्यान रखिए, 2 टाइप्स के रेनिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक तो RENNIN होता है, ये रेनिन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जनरली चाइल्ड में पाए जाते हैं। और एक होता है RENIN, मैं यहाँ लिख देती हूँ RENIN। ये रेनिन जो कि हमारे किडनी से सिक्रेशन होता है जब हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा पेराइटल सेल। यहाँ देखिए P से पेप्टिक एंड P से पेप्सिनोजेन, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा पेराइटल सेल। पेराइटल सेल का फंक्शन होता है HCl का सिक्रेशन करना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करना। अगर हाइड्रोक्लोरिक का सिक्रेशन नहीं होगा तो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि HCl ही है जो कि इनएक्टिव प्रोपेप्सिन को पेप्सिन कन्वर्ट करता है। यहाँ देखिए, और इसके साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर कैस्टल का भी सिक्रेशन करेगा ये पेराइटल सेल। ये क्या होता है? ये हमारे विटामिन B12 के सिक्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? म्यूकस नेक सेल। M से म्यूकस एंड M से म्यूसिन, ये म्यूसिन का सिक्रेशन करता है। और म्यूसिन क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव एक्शन करता है म्यूकोसा का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर HCl का सिक्रेशन लगातार हमारे स्टमक में होता गया तो हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा हो जाने के कारण, आखिर हमारे स्टमक भी तो एक मसल्स का बना है, और एसिड अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगा तो हमारे मसल्स के म्यूकोसा सेल्स को क्या कर देंगे? डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका सिक्रेशन करते हैं? म्यूसिन का सिक्रेशन करते हैं, और उस म्यूसिन का सिक्रेशन म्यूकस नेक सेल ही करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट हमारा आएगा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस सिंपली मीन्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अगर इसी म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो मैं बात कर रही थी, जो कि इस वॉल पे प्रेजेंट होता है, अगर उस म्यूकोसा सेल्स में
इन्फ्लामेशन हो गया तो हमारा गैस्ट्राइटिस काउज होता है। नेक्स्ट होगा गैस्ट्रिक एट्रोपी। जहाँ भी आप लोग एट्रोपी का नाम सुनिएगा तो सबसे पहले माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस वन इज़ द श्रिंकेज। श्रिंकेज मीन्स सिकुड़ना। गैस्ट्रिक एट्रोपी का मतलब होता है कि जो भी गैस्ट्रिक के मसल्स हैं वो क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे और कमज़ोर पड़ गए हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा दैट इज़ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स अल्सर जनरली तब प्रोड्यूस होता है जब ओवर सिक्रेशन हो जाता है HCl का हमारे स्टमक में। अगर यही अल्सर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। देखिए, अगर इस पेप्टिक अल्सर कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर ये पेप्टिक अल्सर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। और यही पेप्टिक अल्सर अगर हमारे डियोडेनम में प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, डियोडेनम अल्सर। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ मैं नोट पॉइंट में दे के लिखी हूँ, कभी कभी ये भी पूछता है जोलिंजर-इलिसन सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि जनरली तब होता है जब एक्सेस सिक्रेशन हो जाएगा HCl का होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि पैनक्रियाज में ट्यूमर हो जाएगा। पैनक्रियाज में ट्यूमर होने के कारण HCl का सिक्रेशन स्टमक में बढ़ जाना, दिस वन इज नोन एज अ जोलिंजर-इलिसन सिंड्रोम। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग पैनक्रियाज, लीवर और बाकी अदर पार्ट्स को कवर करेंगे। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और हमारा वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, www.easyexplorepharma.online, या फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल में जाके लिखिए इजी एक्सप्लोर फार्मा, फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट दिखा देगा। वहाँ पर जाके आप लोग बी फॉर्म के सेमेस्टर वाइज नोट्स भी ले सकते हैं। सो अगर हमारा वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज और बेनिफिट हुआ है तो सपोर्ट कीजिए बाय लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।